नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो फॉर द बेसिक्स। आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज हम समझेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ हमारे सोलर सिस्टम का, फॉर्मेशन हुआ स्टार का, इवोल्यूशन हुआ हमारे अर्थ का, ठीक है, एंड इवोल्यूशन ऑफ आवर लाइफ फॉर्म्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो पूरा देखना है आपको, वीडियो स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली डील किस किस टॉपिक्स के साथ करेगा, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स के साथ ये डील करने वाला है, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ। देन देयर आर अर्लियर थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी, देन द स्टार फॉर्मेशन, okay, formation of planets, our solar system, the moon, evolution of earth, development of lithosphere, then evolution of atmosphere and hydrosphere, and at the end origin of life। ठीक है, तो वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, अर्लियर थ्योरीज। ठीक है, पहले की क्या थ्योरीज थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें नेबुलर थ्योरी जो मॉडर्न वाली है उसको पढ़ना है, ठीक है। अर्लियर थ्योरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके लिए हम पढ़ लेते हैं। तो कुछ एविडेंस है नेबुलर हाइपोथेसिस के, जो कि फर्स्ट प्रपोज किए गए थे 1734 में बाय इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट सर ने फर्स्ट प्रपोज किया था नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, जो फेमिलियर थे विद द स्वीडेन्सबर्ग वर्क के साथ, जिन्होंने डेवलप की थी थ्योरी इन फर्दर 1755 में, ठीक है। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि गैशियस क्लाउड्स जो होते हैं ना, उनको नेबुला कहते हैं। जो गैशियस क्लाउड्स होते हैं सोलर सिस्टम में, उनको नेबुला कहते हैं, विच स्लोली जो है रोटेट होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, ओके, और ग्रेजुअली कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स करेंगे, फ्लैटन हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड देयर नेबुला के अंदर, ठीक है, एंड इवेंचुअली फॉर्म स्टार्स एंड प्लैनेट्स। यानी पहले क्या होता है, बड़ा सा डस्ट होता है गैस पार्टिकल का, फिर वो रोटेट करता है, ठीक है, फिर इंटरनली कोलैप्स करता है, फ्लैटन होता है, और बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटी, और उसके बाद क्या कहते हैं, फॉर्म हो जाता है स्टार्स और प्लैनेट्स की फॉर्म में, राइट। ये हमारे इमैनुअल कांट सर ने प्रपोज किया था। एक सिमिलर मॉडल जो था वो प्रपोज किया था 1796 में बाय पायर साइमन लेप्लेस, ठीक है। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने फीचर किया था कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कूलिंग प्रोटोस्टार। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कूल कर रहा है एक प्रोटोस्टार, ठीक है। प्रोटोस्टार मतलब अभी स्टार फॉर्म हुआ नहीं है, ठीक है। प्रोटोस्टार क्लाउड, द प्रोटोस्टार प्रोटोसोलर नेबुला, ठीक है, और उसको उसका नाम दिया गया प्रोटोसोलर नेबुला, ठीक है। एज द नेबुला कॉन्ट्रैक्ट, जैसे नेबुला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्लैटन होता है, ठीक है, और वो शेड करता है अपने रिंग्स ऑफ मटेरियल्स, यानी उसके जो मटेरियल्स होते हैं उसके रिंग्स में उसको शेड करता है, विच लेटर कोलैप्स हो जाता है इनटू अ प्लैनेट, ठीक है। इनके थ्रू ये चीज दी गई थी। वाइल द लाप्लासियन नेबुला मॉडल जो है डोमिनेट करता है 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। वो एनकाउंटर्ड होता है नंबर ऑफ डिफिकल्टीज के साथ। क्या डिफिकल्टीज थी, मेन प्रॉब्लम ये थी एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो डिस्ट्रीब्यूशन था बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स, वो एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम थी। तो प्लैनेट्स हैव 99% ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड दिस फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द नेबुलर मॉडल, जो कि किया गया था लाप्लास के द्वारा। एज अ रिजल्ट दिस थ्योरी ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन वाज लार्जली अबैंडन्ड, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ओके। तो इस थ्योरी को अबेंडन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। 99% ऑफ द प्लैनेट जो है एंगुलर मोमेंटम रखते हैं सन के साथ, बट ऐसा इनकी थ्योरीज में शो नहीं हो रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फॉल हुआ लैप्लेसियन मॉडल का, इसने स्टिमुलेट करा साइंटिस्ट को कि वो एक नया रिप्लेसमेंट लाएं लैप्लेसियन मॉडल थ्योरीज का, ठीक है। तो 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, मैनी थ्योरीज वर प्रपोज्ड इंक्लूडिंग द प्लैनेटिस्मल थ्योरी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्लैनेटिस्मल थ्योरी, ठीक है। प्लैनेटिस्मल थ्योरी प्रपोज की गई थी, ओके। और इस थ्योरी में थॉमस कैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट मोल्टन, थॉमस कैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट मोल्टन ने 1901 में क्या किया, टाइडल मॉडल ऑफ जीन्स, 1917 में एक्रीशन मॉडल ऑफ ओटो श्मिट। ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने प्रपोज की थी, साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, बस जानने की जरूरत है थोड़ा बहुत। प्रोटोप्लैनेट थ्योरी बाय विलियम मैकेरा, फाइनली कैप्चर थ्योरी ऑफ मिशेल वुल्फसन, ठीक है। 1978 में एंड्रयू प्रेंटिस ने
the initial Laplacian ideas about planet formation and developed the modern Laplacian theory। यानी कि 1978 में एंड्रयू प्रेंटाइस ने लाप्लेसियन थ्योरी को यूज करते हुए अपनी एक थ्योरी निकाली, ठीक है। और ठीक है, तो नन ऑफ द अटेम्प्ट्स वाज कंप्लीटली सक्सेसफुल। इतनी सारी थ्योरीज आई बट सक्सेसफुल ज्यादातर कोई नहीं हुई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ एक्चुअली में, तो मैनी प्रपोज थ्योरीज वर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो सर होराल्ड जेफरी नेबुलर हाइपोथेसिस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया थ्योरी को, नेबुलर थ्योरी को, जो कि कांत और लाप्लेस ने दी थी इन 18th सेंचुरी। उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस थ्योरी को अपनी ही फॉर्म में, एंड दिस थ्योरी वाज एक्चुअली गॉट प्लेस्ड, ठीक है। तो नेबुलर जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, उसका एक्चुअली में फंक्शन क्या होता, क्या है उसमें, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो कोलैप्सिंग क्लाउड जो होते हैं ना गैस और डस्ट के, ठीक है, कोलैप्सिंग क्लाउड जो होते हैं गैस और डस्ट के, अ ग्रेट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड अ नेबुला। बड़ा सा क्लाउड है गैस और डस्ट का, उसको हम नेबुला कह रहे हैं, ठीक है। तो वो बिगिन टू कोलैप्स करेगा बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वुड लाइक टू कोलैप्स इट टू ओवरकम द फोर्सेस एसोसिएटेड विद द गैस प्रेशर, ठीक है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर का प्रेशर लगाएगा और गैशियस प्रेशर, गैशियस जो अंदर गैस है वो बाहर का फोर्स लगाएंगे, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो इसको कोलैप्स कर रहा है, ठीक है, associated with the gas pressure that would like to expand it, ठीक है। The initial collapse might be triggered by variety of perturbations, ठीक है, perturbations, जिसमें एक सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा ब्लास्ट वेव, डेंसिटी वेव्स इन स्पाइरल गैलेक्सीज एटसेट्रा। ये चीजें जो हैं ये होती हैं एट द इनिशियल मूवमेंट, ठीक है, एट द इनिशियल मूवमेंट ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ पुश करता है गैस डस्ट को, किसके पार्टिकल कोलैप्स हो, बट गैस का जो फोर्स है वो उसको बाहर की तरफ फोर्स करता है ताकि वो एक्सपेंड हो। दोनों का फोर्स जो है एक दूसरे को रोकना चाह रहा है, ठीक है, एक्चुअली में ये हो रहा है। तो इनिशियली जो कोलैप्स होता है वो ट्रिगर होता है बाय फॉलोइंग फैक्टर लाइक perturbations लाइक सुपरनोवा ब्लास्ट वेव और डेंसिटी वेव इन स्पाइरल गैलेक्सीज। समझने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, बट ये टर्म्स को पता होना चाहिए क्या होता है, बट उसका प्रोसेस, नेबुलर हाइपोथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मान लीजिए गैस का डस्ट का पार्टिकल है और इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनसाइड जो है मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखो इनसाइड एनर्जी, द क्लाउड स्पिन्स मोर रैपिडली एज इट कोलैप्स बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, इस वजह से वो अंदर की तरफ जब ग्रेविटेशनल फोर्स कोलैप्स कर रहा है उसको, तो वो मूव कर रहा है, ठीक है। और ये देखो छोटा हो गया, यानी कि ये जो है हल्का हल्का पहले इस डायरेक्शन में घूम रहा है और फिर और छोटा होने के बाद इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और, गैस प्रेशराइज अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड द क्लाउड, यानी गैस का जो प्रेशर है उसको अटेम्प्ट कर रहा है कि वो एक्सपैंड करे, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अटेम्प्ट कर रही है टू कोलैप्स करे, ठीक है। इसी को हम कहेंगे नेब्यूला, ठीक है, ये नेब्यूला है, ओके। तो इट इज अनलाइकली दैट सच अ नेबुला वुड बी क्रिएटेड विद नो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी नेबुला क्रिएट होता है विदाउट एनी एंगुलर मोमेंटम। तो इट इज प्रोबेबली इनिशियली स्पिनिंग स्लोली, पहले धीरे धीरे स्लो कर मूव करेगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ा है आपने। द क्लाउड जो है स्पिन करेगा फास्टर एज इट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना वैसे वैसे वो स्पिन करने लगेगा तेज से, पहले स्लोली स्लोली मूव करेगा और फिर धीरे धीरे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो वो और तेजी से घूमने लगेगा। जो स्पिनिंग नेबुला है फ्लैटन हो जाएगा थोड़ी देर के बाद बिकॉज ऑफ कंपीटिंग फोर्सेस एसोसिएटेड विद द ग्रेविटी एंड द गैस प्रेशर एंड द रोटेशन। द कॉन्ट्रैक्टिंग नेबुला बिगेन्स टू फ्लैटन, वो फ्लैटन होना चालू हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द गैस फोर्स, ठीक है। इनटू स्पिनिंग पैनकेक, पैनकेक की फॉर्म में बन जाएगा शेप में और बल्ज हो जाएगा सेंटर से। और ये हम इलस्ट्रेट करते हैं इस वाली फिगर में, देखो किस तरीके से, पहले तो इस तरीके से होता है फिर वो मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, फिर ये थोड़ी देर बाद इस तरीके से बीच में से बल्ज होने लगेगा, ठीक है, बल्ज होने लगेगा बीच में से, और थोड़ी देर बाद ये बीच में से इस तरीके से बल्ज होगा और किनारे किनारे इस तरीके से, ठीक है, फ्लैटन हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो जाएगी हमारी नेबुला की एंड में आके, ठीक है। तो कोलैप्स जो होता है स्पिनिंग नेबुला बिगिंस टू फ्लैटन इनटू अ रोटेटिंग पैनकेक, पैनकेक की फॉर्म में रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से,
ये पैनकेक की फॉर्म में रोटेट करने लगेगा, ठीक है, रोटेट करने लगेगा, और ये हमारे बीच से थोड़ा सा बल्ज भी रहेगा, राइट। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ प्रोटोसन, कंडेंसेशन जो हो रहा है हमारा, कंडेंसेशन में ठंडा हो रहा है वो प्रोटोसन और प्रोटोप्लैनेट्स, ठीक है। एज द नेबुला कोलैप्स, जैसे नेबुला कोलैप्स होगा, फर्दर instabilities in the collapsing rotating cloud cause local regions to begin contract gravitationally, ठीक है, लोकल रीजन्स भी थोड़ी थोड़े ग्रेविटेशन की वजह से कोलैप्स करना चालू हो जाएंगे। these local regions of condensation will become the sun, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, जो अंदर के नेबुला के अंदर के पार्टिकल्स हैं वो जब कोलैप्स होंगे तो कुछ सन फॉर्म कर लेंगे, कुछ प्लैनेट फॉर्म कर लेंगे, उसके मून फॉर्म हो जाएंगे, और डेब्रिस जो है सोलर सिस्टम में मूव करते रहेंगे। एक्चुअली देखो ये फॉर्म सोलर सिस्टम का ही एक तरीके से बन रहा है। ये जो हमारा सन क्रिएट हो रहा है और बीच बीच में यहाँ पे जो जो पार्टिकल्स हैं जो वो कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंस होकर ठंडे हो रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, और स्पिनिंग चल रही है साथ साथ, तो वो प्लैनेट्स का फॉर्म कर रहे हैं, सन का फॉर्म कर रहे हैं, उनके मून्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम जो है बन रहा है, राइट। अब मॉडर्न थ्योरीज क्या कहती हैं? मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से हुआ, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। तो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ जब बिग बैंग थ्योरी जो कि प्रपोज की गई थी, ठीक है, 1920 में बाय एडविन हबल जी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी आल्सो कॉल्ड एक्सपैंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या कहा? एक्सपैंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, और ये जो गैलेक्सीज हैं ये मूव कर रही हैं फार्दर एज अ टाइम पासिस। यानी कि अगर मान लो गैलेक्सी इतनी बड़ी है तो थोड़े टाइम बाद वो इतनी बड़ी हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद वो इतनी बड़ी हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद वो इतनी, यानी गैलेक्सी जो है एक्सपैंड भी कर रही है साथ साथ, ठीक है, एज दे आर मूविंग रोटेशन, ठीक है। वो एक तरीके का मूवमेंट बता रहे हैं और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बता रहे हैं। तो स्टेजेस क्या है बिग बैंग थ्योरी के? बिग बैंग थ्योरी के जो स्टेजेस है वो क्या क्या है? पहला है, बिगिनिंग के अंदर क्या होता है, ऑल द मैटर्स वर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। टाइनी बॉल्स के अंदर फॉर्म होते हैं सारे प्लैनेट्स, मैटर जो होता है, ठीक है, उसको सिंगुलर एटम कहते हैं, विथ अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, बहुत कम अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम होता है, लेकिन इनफाइनाइट टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बट वॉल्यूम जो साइज जो है स्मॉल होता है। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, ये जो टाइनी बॉल थी ना ये एक्सप्लोड हुई वॉयलेंटली, बहुत तेजी से फटा ये बॉल छोटा सा, और इससे क्या हुआ, एक्सपेंशन जो है अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है, यानी जैसे फॉर्म हुआ वो फटा, तो उससे एक्सपेंशन हुआ और वो एक्सपेंशन आज तक चल रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सम एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई मैटर में, जो ये फटा उसकी वजह से कुछ एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो गई। मैटर मतलब जैसे कि हमारी अर्थ, सन, स्टार, ये सब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या हुआ, देयर वाज रैपिड एक्सपेंशन, जैसे कि फटा 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, वो कुछ मैटर जो है कन्वर्ट हो गया, मैटर में गैस कन्वर्ट हो गई, और एक्सपेंडिशन इतनी तेज हुआ, बहुत तेजी से रैपिड एक्सपेंशन हुआ। जो ये एक्सपेंशन हुआ इसने स्लो डाउन कर दिया आफ्टर 3 मिनट्स एंड फर्स्ट एटम फॉर्म, यानी इस एक्सप्लोजन से 3 मिनट तक क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ, ठीक है, बहुत बहुत धीरे धीरे चीजें मूव हुई, एक्सपेंशन स्लो डाउन, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब एक्सपेंशन जो है वो 3 मिनट के बाद रुका, जब ये एक्सपैंड हुआ तो 3 मिनट के बाद स्लो हो गया, अभी तक तो बहुत फास्ट हुआ, बट 3 मिनट बाद, 3 मिनट्स के बाद वो थोड़ा एक्सपैंड होना कम हो गया, रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है कम हो गया, स्लो हो गया, और उस टाइम पे हमारा फर्स्ट जो एटम है वो फॉर्म हुआ, हमारा फर्स्ट एटम उस टाइम पे फॉर्म हुआ, ठीक है। और उसके 30,000 साल बाद, 3 लाख ईयर्स आफ्टर 3 लाख ईयर्स, जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया टू 4500,000, ठीक है, 4500,000 केल्विन, सॉरी 4500 केल्विन, और उसने गिव राइज किया एटॉमिक मैटर, ठीक है। तो क्या हुआ, 13.7 बिलियन पहले स्मॉल जो टाइनी मैटर था, ठीक है, वो रोटेट कर रहा था, वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के बाद जो है कुछ गैस जो है मैटर में कन्वर्ट हो गई, और कुछ वो एक्सपैंड जो है यूनिवर्स अभी तक हो रहा है, और क्या हुआ, एक्सप्लोजन जो था वो काफी रैपिड था, और तीन एक्सप्लोजन के 3 मिनट्स के बाद स्लो डाउन हुआ और एटम, फर्स्ट एटम फॉर्म हुआ, ठीक है। और उसके 3 लाख ईयर्स बाद टेम्परेचर जो है ड्रॉप हुआ, अभी तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा, अब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ टू 4500 केल्विन, ठीक है, और उसने एक एटॉमिक मैटर को जन्म दिया, ठीक है, और द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये हमारी बिग बैंग थ्योरी जो है ये स्टेट करती है कि फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ हमारे प्लैनेट्स का। एक इसमें
थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये तो हमारी बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ ली क्या होता है। एक होती है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो बिग बैंग थ्योरी है ये स्टैंडर्ड मैटर मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी है, ठीक है। मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, हमें पता ही कि बिग बैंग थ्योरी को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर देयर हैव बीन सेवरल मॉडल्स, कुछ अदर मॉडल्स हैं, ठीक है, यूनिवर्स के। वन सच मॉडल इज गेन्ड लार्ज फॉलोइंग इन 1950-60। 1950-60 के अंदर ये जो स्टेडी स्टेट मॉडल है इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई बिफोर बिकमिंग ऑब्सोलीट इन 1970। 1970 में ये ऑब्सोलीट हो गया था, ठीक है। तो 1950-60 तक इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसने कहा स्टेडी स्टेट मॉडल, ठीक है, इसका नाम था स्टेडी स्टेट मॉडल। ये क्या कहता है? ये मॉडल असर्ट करता है कि जो जनरल कैरेक्टर है यूनिवर्स का वो नॉट चेंजिंग ओवर टाइम, यानी वो सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो स्टेडी स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन हुआ ही नहीं, पहले भी यूनिवर्स ऐसा था, अभी भी यूनिवर्स ऐसा ही है। स्टेडी स्टेट जो क्या प्रपोज करती है आइडिया दैट यूनिवर्स लुक्स लाइक द सेम नो मैटर द व्यू पॉइंट एंड द दैट द यूनिवर्स हैज ऑलवेज लुक्ड लाइक दिस, यानी यूनिवर्स हमेशा इस तरीके से ही था। एसेंशियली द थ्योरी स्टेट करती है कि यूनिवर्स जो है इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट बोथ टाइम एंड स्पेस, यानी यूनिवर्स जो है वो सेम है थ्रू आउट बोथ टाइम एंड स्पेस में। द एडवांटेज ऑफ स्टेडी स्टेट क्या था कि ओवर सम टाइम अदर थ्योरीज जो है वो सिंपल हो गई, एस्थेटिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ सर्टेन ट्रबलसम टॉपिक्स जो कि इसने अच्छे से दिए। फॉर एग्जांपल सिंस द यूनिवर्स इज चेंजिंग थ्रू आउट टाइम, ठीक है, द यूनिवर्स नीड्स टू बी कॉन्वोल्यूटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स बिगिनिंग, ठीक है। तो अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी ना हमें कि वो किस तरीके से बिगिन हुआ, किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ। लेकिन इन एडिशन टू अकाउंट फॉर द डिक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है, दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेंशन, स्टेडी स्टेट क्या कहती है, क्लेम करती है कि न्यू मैटर कॉन्स्टेंटली मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर, न्यू मैटर इसलिए क्रिएट हो रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, कांस्टेंट डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टैटिक अपीयरेंस रखने के लिए वो नया मैटर क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या समझा कि यूनिवर्स जो चेंज हो रहा है थ्रू आउट टाइम और यूनिवर्स को नीड है कॉन्वोल्यूटेड एक्सप्लेनेशन अपनी बिगिनिंग के लिए। इन एडिशन to account for the decrease in density that would result in the expansion, steady state theory claims that new matter constantly must be created in order to maintain a cosmic stability, a constant density, and therefore a static appearance. तो steady state theory का मानना ये था बेसिकली कि वो देखती थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ या कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। और जो हमारा जो नया मैटर क्रिएट हो रहा है वो जस्ट क्रिएट हो रहा है फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। अब इसका डिमाइस कैसे हुआ, ये थ्योरी खत्म कैसे हो गई, ठीक है। द स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफर्ड सिंपल सॉल्यूशंस, ठीक है, टू द वे ऑफ यूनिवर्स वर्क। इसने बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बताया कि यूनिवर्स किस तरीके से वर्क करता है। बट एज ऑब्जर्वेटर्स लुक्ड फर्दर बैक इनटू द अर्ली एरास ऑफ यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्टेड टू सी कॉन्ट्रडिक्शंस। इन थ्योरी में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस दिखी उनको। क्या कॉन्ट्रडिक्शंस दिखी, ठीक है, एक्चुअली इवॉल्व्स ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल कॉस्मोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स हैं आर मोर कॉमन ड्यूरिंग डिफरेंट एजेस ऑफ द यूनिवर्स, यानी कुछ जो स्टार्स हैं वो कॉमन है और उनकी एज सिमिलर है, बट कुछ अलग जो और स्टार्स हैं उनकी एज डिफरेंट है। बट अगर एज डिफरेंस है इसका मतलब यूनिवर्स हमेशा से एक जैसा नहीं है, क्योंकि अगर एज में डिफरेंस है यानी एक्सपेंशन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, राइट। द फाइनल डिमाइस ऑफ स्टेडी स्टेट थ्योरी केम इन द लेट 1960s। इसका फाइनल डिमाइस जो है 1960s के टाइम पे हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी के साथ इसका डिमाइस, फाइनल डिमाइस हुआ। और स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है कुड नो ऑफर नो कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एंड सच मोस्ट कंटेम्प्रेरी कॉस्मोलॉजिस्ट ने फील किया कि ये थ्योरी एक रॉन्ग थ्योरी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिमाइस हुआ। अब हम समझते हैं कि स्टार का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ठीक है, हमारे जो स्टार्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी जो था वो अनइवन था यूनिवर्स में, यानी कुछ मैटर बहुत ज्यादा बड़े थे, कुछ मैटर बहुत ज्यादा छोटे थे, और डेंसिटी का डिफरेंस भी था। तो इसने डेंसिटी के डिफरेंस ने राइज गिवन राइज टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसने राइज दिया, मतलब हेल्प इसमें दिखाया कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जन्म दिया। तो इसने क्या किया, कॉज किया मैटर को टू गेट ड्रॉन टुगेदर, क्योंकि ग्रेविटी है तो मैटर जो है साथ साथ आएगा, ठीक है, ठीक है, मैटर जो है ठीक है साथ साथ आएगा। तो गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी जो है बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्स को कंसिस्ट करती है। और द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज मेजर्ड विद लाइट ईयर्स। तो एक स्टार के से दूसरे स्टार के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं।
एक लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट 1 ईयर, यानी एक लाइट ईयर ये इक्वल है टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर आवर। द एवरेज डायमीटर ऑफ ए स्टार इज 80,000 किलोमीटर टू 1,50,000 लाइट ईयर्स, ठीक है, इतना बड़ा साइज हो सकता है स्टार का। इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। ये किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। और ठीक है, द डेंसर गैसेस वर कंडेंस्ड इनटू स्टार, जो डेंसर यानी जो भारी गैसेस थी वो कंडेंस हुई, ठीक है, और कंडेंस होकर क्या कहते हैं स्टार्स का फॉर्मेशन किया। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज अबाउट 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। 1 लाइट ईयर इज 9.461 into 10 to the power 12 किलोमीटर, ठीक है, ये है, ये 10 to the power 12 है, ठीक है, 10 की 10 1012 नहीं है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये हमारा 9.461 इंटू में 10 to the power 12 किलोमीटर है, ठीक है, ये हमारा ये है, ठीक है। और द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज 8.311 मिनट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार अच्छे से समझाते हैं कि मान लीजिए ये नेबुला था, ठीक है, ये नेबुला था, इसमें क्या हुआ, एक हमारा डेवलप हो गया प्रोटोस्टार, ठीक है, प्रोटोस्टार डेवलप हो गया। तो प्रोटोस्टार जो है लुक लाइक अ स्टार है, बट इट्स कोर इज नॉट येट वेरी हॉट, बहुत ज्यादा हॉट नहीं इसका कोर, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन, कि इससे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो वो कोलैप्स करेगा और स्टार का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो मेन सीक्वेंस जो है स्टार्स का फ्यूज होता है विद हाइड्रोजन एटम्स टू हीलियम एटम्स इन देयर कोर्स, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर होता है, फ्यूजन होता है, उससे स्टार का फॉर्मेशन का स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टेज स्टार्ट होता है। तो ये जो लार्ज स्टार फॉर्म किया, ठीक है, उसके बाद रेड सुपर जायंट का फॉर्मेशन हुआ। एज द लार्ज स्टार रेड जायंट कंडेंस होगा, उसकी हीट जो है अप होगी इवन फर्दर, बर्निंग द लास्ट ऑफ इट्स हाइड्रोजन, इवन द लास्ट हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो भी बर्न हो जाएगा, एंड causing the star's outer layer to expand further, उसका outer layer जो expand करेगा, जब कुछ बर्न होगा तो वो expand करेगा ना, तो वो expand करता है, ठीक है। और एक सुपरनोवा इवेंट आता है यहाँ पे, सुपरनोवा बी कैन बी ट्रिगर्ड, यहाँ पे सुपरनोवा ट्रिगर्ड होता है बाय सडन री इग्निशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन अ डेंजर्ड सॉरी क्या नाम यहाँ पे, डीजेनरल स्टार विद द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑन द कोर ऑफ अ मैसिव स्टार, ठीक है, कोलैप्स होता है मैसिव स्टार का और ये सुपरनोवा इवेंट बन रहा है, ठीक है, सुपरनोवा इवेंट, ठीक है। और जो हमारे सुपरनोवा है यहाँ पे, जो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है और एक ब्लैक होल है, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल, तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर द सुपरनोवा इवेंट, जैसे ही सुपरनोवा इवेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने जगह छोड़ी अपनी, ठीक है, और फोर्स्ड टू कंबाइन टू प्रोड्यूस अ वेरी डेंस न्यूट्रॉन स्टार, और इतना ज्यादा कंडेंस हो गए, इतना ज्यादा फ्यूज हो गए कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार बना दिया, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर कंडेंस हो गया और ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा हो गई, ठीक है, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है, वो ब्लैक होल बन जाएगा। दूसरी तरफ ये हमारा था प्रोटोस्टार, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्टार बना, मान ली एक या तो बन गया हमारा लार्ज स्टार या तो बन गया हमारा स्मॉल स्टार, और उसके बाद हमारा क्या बन गया, रेड जाइंट स्टार, ठीक है। तो रेड जाइंट जो है फॉर्म होता है व्हेन अ स्टार रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन, जब स्टार के पास हाइड्रोजन नहीं रहता, फ्यूल नहीं रहता, ठीक है, एंड इट्स कोर एंड स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम, ठीक है, तो उसका जो कोर है वो स्टार्ट फ्यूज करने लगेगा हाइड्रोजन को हीलियम में, ठीक है, into helium outside the core, releasing energy and expanding the star, एनर्जी को रिलीज करेगा और स्टार को एक्सपैंड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, स्टार जो है एक्सपैंड होने लगेगा। लार्ज रेड जाइंट जो होते हैं आर हॉट इनफ, लार्ज रेड जाइंट स्टार जो है इतने हॉट होते हैं कि वो टर्न कर सकते हैं हीलियम को एट देयर कोर इनटू अ, ठीक है, हैवी एलिमेंट्स लाइक कार्बन। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत समझना है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, ये सुपरनोवा ये ब्लैक होल आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन का जो मिक्सचर हो रहा है वो दो दो तरीके से हो रहा है, यहाँ पे अलग तरीके से हो रहा है, यहाँ पे अलग तरीके से। अगर इस वाली चेन को फॉलो करेंगे तो हम न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की तरफ आएंगे, और इस वाली चेन को फॉलो करेंगे तो हम व्हाइट ड्वार्फ स्टार की तरफ आएंगे। तो यही रेड जाइंट स्टार है, उसके बाद वो प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होता है और एक व्हाइट डार्क स्टार बनाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है, हमने स्टार का फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है, राइट। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स।
और स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट इन द प्लैनेट्स में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स किस तरीके से हुए। तो स्टार जो है वो लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस है जो कि फाउंड होता है नेबुला, ठीक है, हमें पता है नेबुला के लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस। ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो लेड करेगा फॉर्मेशन ऑफ द कोर, ग्रेविटेशन फोर्स जो है अंदर की तरफ उसको मूव करेगी, कोलैप्स करेगी और जिससे कोर का फॉर्मेशन होगा। द ह्यूज रोटेटिंग गैस ऑफ डिस्क, ठीक है, एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर, और गैस कोर के जो है अराउंड जो है डस्ट डेवलप होने लगेगा और रोटेटिंग गैस जो है डेवलप होने लगेगी। नेक्स्ट चीज में क्या होगा, गैस क्लाउड जो है स्टार्ट गेटिंग कंडेंस, वो कंडेंस होने लगेंगे जो गैस के क्लाउड है, और मैटर जो होगा अराउंड द कोर वो डेवलप करने लगेगा स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, कोर का फॉर्मेशन होने के बाद वो गैस जो है राउंड ऑब्जेक्ट्स में डेवलप होने लगा। द स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स डेवलप्ड इनटू अ प्लैनेटिज्मल, यानी वो प्लैनेट के टुकड़े बनने लग गए, यानी प्लैनेट के जो टुकड़े होते हैं और वो बाद में जाके कंबाइन होकर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, और बीच का जो कोर है वो हमारा सन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कोहिजन, कोहिजन की वजह से लार्ज बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द एंड अट्रैक्शन, ये जो प्लैनेटिस्मस बने थे इनका कोलिजन होगा और कोहिजन होगा, उसकी वजह से वो प्लैनेट्स की फॉर्मेशन लेंगे। एट द फाइनल स्टेज क्या होगा, ये जो स्मॉल प्लैनेटिस्मस थे ये एक्रीट हो जाएंगे, ठीक है, डस्ट इनका जो पार्टिकल वो एक्रीट होगा टू फॉर्म लार्ज बॉडीज, मिलके लार्ज बॉडीज बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। आपको आई थिंक काफी सिंपल लैंग्वेज में बताया तो समझ आ गया होगा कि पहले कोर का फॉर्मेशन होता है, गैस का डस्ट पार्टिकल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बीच में कोर डेवलप होता है, उसके अगल बगल की जो गैसेस होती हैं वो रोटेट करने लग जाती है रोटेटिंग डिस्क फॉर्म में, और वो कन्वर्ट होने लग जा कंडेंस होने लग जाती है और कन्वर्ट होने लग जाती है मैटर में। धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो जो कंडेंस होकर प्लैनेटिस्मल्स की फॉर्मेशन ले लेती हैं, ठीक है, और वो प्लैनेटिस्मल्स जो हैं धीरे धीरे कोलिजन और कोहिजन की वजह से मिलने लग जाते हैं और वो प्लैनेट का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, राइट, हमें इतना समझ आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा नेबुला है, ठीक है, ये हमारा प्रोटोसन है, फिर एक्रीशन हो रहा है, यानी देखो धीरे धीरे एक्रीशन हो रहा है। एक्रीशन का मतलब जो हमारे जो गैस के पार्टिकल जो मैटर में कन्वर्ट हुए थे वो धीरे धीरे, एक्रीशन का मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलने लग जाते हैं, कोलिजन कोलिजन होता है, देखो फिर धीरे धीरे हमारा जो कोर डेवलप हुआ उसके बगल बगल गैस से हमारा मैटर डेवलप हो गया, और धीरे धीरे ये प्रोटोप्लैनेट यहाँ पे सन डेवलप हुआ, यहाँ प्लैनेट डेवलप हुए, और ये हमारे कुछ कुछ जो पार्टिकल्स मूव हो गए वो एस्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स का। हमारे सोलर सिस्टम को हम एक बार समझ लेते हैं। हमको पता है सोलर सिस्टम में क्या प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं। हमारा प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट है, बिकॉज हमारा प्लूटो को हमने इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ने, साइंस ऑब्जर्वेटरी ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया था, बिकॉज ये प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से इस प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा, ठीक है। तो हमारा सन है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, उसके बाद हमारा एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे, ये हमारे गैसियस प्लैनेट है, ठीक है, हम ये गैसियस प्लैनेट कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल है, ये जोवियन है, दोनों अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनका साइज भी देखो बहुत बड़ा बड़ा है, और ये सन से काफी दूर भी है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे लाइफ फॉर्म कर सकती है, राइट। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है, गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं अर्थ को, बिकॉज यहाँ पे ही लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, इसको हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है 8 प्लैनेट्स को। देन नेबुला ऑफ अवर सोलर सिस्टम स्टार्टेड टू कोलैप्स, हमें पता है ये नेबुला जो था वो स्टार्ट कोलैप्स करता है 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, और जो प्लैनेट्स से फॉर्म हुए थे 4.6 अराउंड 4.5 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। Our solar system consists of 8 planets, 63 moons, millions of asteroids, comets, huge quantity of gases and dust. ये सब चीजें हमारी सोलर सिस्टम में कंसिस्ट करती हैं। There are two types of planets. दो तरीके के प्लेनेट है, एक इनर प्लेनेट है, एक आउटर। ये वाले हमारे बताए मैंने, ये वाले इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ओके। द डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट ये समझ लेते हैं। इनर प्लैनेट्स में हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, और आउटर प्लैनेट्स में हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। दे आर फाउंड बिटवीन बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, यानी बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स के पहले पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इन सम फॉर्म। स्मॉल होते हैं साइज में और डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अगर डेंसिटी कम होगी तो प्लैनेट बड़ा होगा, एक्सपैंड करेगा, बट गैसियस एलिमेंट ज्यादा होंगे, डेंसिटी कम होगी। सॉलिड रॉक की स्ट्रक्चर होगा, स्टेट होगा, और दे आर वार्म होंगे थोड़े से, क्योंकि सन के पास है। और आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है, ये आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। दे आर फाउंड आफ्टर द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद पाए जाते हैं, ठीक है।
और दे आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, लार्ज इन साइज है और डेंसिटी कम है, ठीक है, डेंसिटी नहीं है और रॉकी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, गैसियस स्ट्रक्चर है, गैसियस स्टेट है और बहुत ज्यादा कोल्ड है क्योंकि सन से काफी दूर है, ठीक है। अब हम मून का फॉर्मेशन देख लेते हैं, मून किस तरीके से फॉर्म हुआ था, ठीक है। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट किया था दैट इनिशियली जो अर्थ एंड द मून था वो फॉर्म हुए थे सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, यानी जो अर्थ और जो मून है वो पहले एक ही रोटेटिंग बॉडी के पार्ट थे, ठीक है। द होल मास बिकेम डम्बल बेल शेप्ड, एक डम्बल बेल शेप्ड का मास बन गया था एंड इवेंचुअली वो ब्रोक हो गया, टूट गया, एक हिस्सा टूट गया। द मटीरियल सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ वॉज फॉर्म एज मून, जो उस वाले बड़े हिस्से का एक छोटा सा पार्ट टूट गया तो उसको हमने मून कैटेगराइज कर दिया और बड़े हिस्से को हमने अर्थ कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। एंड मून एंड द प्लेस बिकेम स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, एंड द प्लेस बिकेम द पैसिफिक ओशन। इट इज नॉट एक्सेप्टेड नाउ, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते नाउ। द प्रेजेंट थ्योरी इज अ जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी या बिग स्प्लैट थ्योरी, हम इसको बिग स्प्लैट थ्योरी कहते हैं, जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, जिसको हम अब मानते हैं। ये वाली चीज हम नहीं मानते जो उन्होंने कही थी हमारे जॉर्ज डार्विन सर ने। As a large body size body of Mars collided with the Earth and that portion was separated from the Earth, यानी लार्ज मार्स जितना बड़ा एक एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से टकराया और उससे क्या हुआ, a large size body of Mars collided with the Earth and the portion of separated from the Earth, कुछ पोर्शन जो है सेपरेट हो गया अर्थ से। The same portion became a moon, वो मून बन गया, वो रिवॉल्व करने लग गया अराउंड द अर्थ और मून was formed around 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। मान लो ये जो था ये हमारे अर्थ का पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे आके इससे टकराई, ठीक है। उसके बाद फ्यू आवर्स लेटर जो इसका जो कुछ हिस्सा है वो टूट गया, ठीक है, ये टूट गया टाइम के साथ, ये जो है हमारा ये हिस्सा जो टूट टूट गया, ये बड़ा सा हिस्सा टूट गया, ये मून की फॉर्म में गया और सेवरल इयर्स में हमारा मून बन गया, राइट, जो अर्थ के रिवॉल्व करने लग गया। अ लॉन्ग टाइम अगो इन द प्लेनेट सिस्टम क्लोज टू होम अ जाइंट इम्पैक्ट मेड ऑन द मून, ठीक है, made the moon. The moon is mental material from the earth and impact earth today's mental plus core from early earth plus impact। सिंपल सा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रखा है बट हमने सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया किस तरीके से मून का फॉर्मेशन हुआ। इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे अर्थ का, हमारे अर्थ का इवोल्यूशन जो है किस तरीके से हुआ, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, अर्थ broke off about 4.5 billion years ago with an explosion, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन years ago with a form with an explosion, ठीक है, with an explosion। It was burning hot white mass जो है of gas और dust का जो burning था, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, डस्ट और गैस जो है ग्रेजुअली कंडेंस हुई, ये जो गैस और डस्ट थी ये कंडेंस हुई और सॉलिड रॉक की फॉर्मेशन ली इसमें, ठीक है। सच कंडेंसेशन एंड श्रिंकिंग जो है मेड करा द अर्थ हीट अप सो मच, इतना कंडेंसेशन हुआ कि उससे एनर्जी रिलीज हुई, जो कुछ फ्यूजन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, हीट अप सो दैट द रॉक मेल्टेड इनटू अ ग्लूई लिक्विड, जो रॉक है वो मेल्ट हो गई इन अ ग्लूई लिक्विड। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ और मिलियन सालों बाद, द आउटर स्पेस ऑफ द अर्थ और द अर्थ क्रस्ट इतना कूल हो गया एंड फॉर्म हार्ड रॉक अगेन, पहले कूल लिक्विड फॉर्म में हो गया फिर अगेन वो हार्ड रॉक हो गई, जस्ट एज मेल्टेड चॉकलेट और अ वैक्स सॉलिडिफाइज अपॉन कूलिंग, ठीक है, उस तरीके से। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट, इंटीरियर जो था स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा हॉट था। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो था, क्रस्ट जो था अर्थ का, जो जमीन थी, was formed from cooling and hardening of the molten material, जो मैटर मोल्टन यानी कि जो लावा था वो जब ठंडा हुआ तो उससे हमारी क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। विद द कूलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट हार्डन एंड फॉर्म द लैंड, अर्थ क्रस्ट हार्ड हुई और लैंड का फॉर्मेशन किया। कूलिंग ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे अर्थ जो कूल हुई, ऑल्सो कंडेंस वाटर वेपर जो था उसने लिक्विड वाटर की फॉर्म ले ली और फिलिंग द डिप्रेशन टू फॉर्म द सीज, यानी जब गैस क्लाउड्स जो कंडेंस हुए और उन्होंने फॉर्मेशन ली लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स की और बारिश हुई तो उसने जो हमारे जो गड्ढे थे बीच बीच में काफी सारे उनको भर दिया और जिससे वो ओशंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस कुछ इस तरीके से हमारी जो है फॉर्मेशन हुआ हमारे अर्थ का। हमारे लिथोस्फीयर का हमने पढ़ लिया बट एक बार और समझ लेते हैं लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देयर इज अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग प्राइमोर्डियल स्टेज, इसको हम प्राइमोर्डियल स्टेट कहते हैं। यहाँ पे क्या था, डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है। मटेरियल जो है स्टार्ट सेपरेटिंग डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। लाइट मटेरियल जो था वो केम आउटसाइड एंड हैवी मटेरियल जो है वेंट इनसाइड। मान लो कि बहुत ज्यादा
प्राइमोर्डियल स्टेज है, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें वो नीचे चली जाएंगी, जो लाइट डेंसिटी वो ऊपर आ जाएगी। जो ज्यादा डेंसिटी वाली है उसने हमारा कोर का फॉर्मेशन किया, लाइट डेंसिटी वाले ने हमारे मेंटल और क्रस्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इट कूल्ड और कंडेंस हुआ इनटू अ सॉलिड व्हिच इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, जिसको हम लिथोस्फीयर जमीन कहते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मून, जो मून का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ अगेन बिकेम हॉट, अर्थ जो है बहुत ज्यादा हॉट हो गई थी उस टाइम पे अगेन, ड्यू टू द डिफरेंशिएशन डिफरेंट लेयर्स फॉर्म, इस वजह से जो हमारी जो लेयर्स है वो डिफरेंट, जैसे अर्थ मेंटल, अर्थ क्रस्ट मेंटल और कोर जो फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। बी सबसे अंदर कोर है, उसके ऊपर मेंटल है, और सबसे ऊपर वाली जगह हमारी जो वो क्रस्ट है। जस्ट लाइक एप्पल की जो स्किन होती है वो हमारा क्रस्ट है, उसके बीच का हिस्सा हमारा मेंटल है, और जो बीच का है एकदम एंड में जहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो हमारे बीच वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे कोर, राइट। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फेयर का, यानी पानी वाली चीजों का। देयर आर 3 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली जो स्टेज है इसमें क्या हुआ, अर्ली एटमॉस्फेयर जो है हाइड्रोजन का कंसिस्ट करता है और हीलियम का, ये दो गैसेस का कन्वर्ट कंसिस्ट करता है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू सोलर विंड्स। तो ये जो है, ठीक है, ये थी। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, गैसेस वर रिलीज फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से जो गैसेस रिलीज हो रही थी, सच एज वाटर वेपर, अदर गैसेस जो भी थी। ठीक है, दिस वाटर वेपर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, लिटिल फ्री ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन भी थी। द प्रोसेस ऑफ आउटपोरिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अगर अंदर चीजें जलेंगी तो वहां से कुछ ये सभी गैसेस निकल रही है ना, क्योंकि वॉल्केनिक मैटर जो है कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम कंबाइन हो रहे हैं, तो उससे ये सब चीजें बाहर आ रही है। कंडेंस कोलैप्शन की वजह से गैसेस रिलीज हो रही हैं, और ये सारी गैसेस रिलीज हो रही थी। ठीक है, ओके, सो वॉल्केनिक सॉरी, द प्रोसेस ऑफ आउटपोरिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डी गैसिंग, इसको हम डी गैसिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है कंट्रीब्यूट करा वाटर वेपर के फॉर्मेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में। तो द CO2 जो डिजोल्व था इन द रेन वाटर कन्वर्ट हो गया एसिड रेन में। तो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट था, जब गैस जो है कंडेंस हुई, फॉर्मेशन हुआ क्लाउड्स का और वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, तो उसके साथ जो CO2 जो प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, उससे एसिड का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम एसिड रेन कहने लग गए। रेन वाटर जो कलेक्ट हुआ डिप्रेशंस में, उसको हम ओशंस कहने लग गए। तो ओशंस वर फॉर्म्ड अबाउट 4000 मिलियन ईयर्स अगो, और जो लाइफ बिगेन हुई वो हमारी 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है हमारी लाइफ जो है बिगिन हुई। फोटोसिंथेसिस जो है इवॉल्व हुआ हमारा 2500 टू 300 मिलियन ईयर्स अगो। फोटोसिंथेसिस जो है हमारा, यानी जहाँ की जो प्लांट्स हैं वो अपने आप फॉर्म करते हैं अपना फूड। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स का डेवलपमेंट कह सकते हैं हम। ओशंस बिगेन कंट्रीब्यूट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओशंस के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो भी कंट्रीब्यूट करने लगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ओशंस वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एंड फ्लडेड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने चेंज कर दिया अपना कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 का जो कंजम्पशन है वो होगा एटमॉस्फेयर में, वो कम होगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और जिसकी वजह से लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट फेज जो कह सकते हैं अर्थ का था, वो रिलेट करता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। ठीक है, धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस हुआ, और ओशंस के अंदर जो प्लांट्स थे उन्होंने भी ऑक्सीजन को और CO2 को कंज्यूम करा और ऑक्सीजन को रिलीज करा, उसने भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में हेल्प करी, और हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उन्होंने भी। ठीक है, it is clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life। पहले नहीं था फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट था और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं थी। मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन था जो कि टुक प्लेस हुआ था इन द ओशंस की वजह से। ड्यू टू लाइटनिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर कंबाइंड टू सर्टेन फॉर्म व्हिच कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स। ठीक है, लाइटनिंग की वजह से जो लाइटनिंग की वजह से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हुए टू फॉर्म अ डुप्लीकेट, टू उसको अपने आप को डुप्लीकेट बनाना आ गया। दे आर कॉल्ड फर्स्ट सिंगल सेल एनिमल्स, उनको हम कहेंगे फर्स्ट सिंगल सेल एनिमल्स। देखो सेल्स में, एनिमल्स में क्या होता है, सेल्स का जो डिवीजन डिवीजन होता रहता है, जिससे लाइफ जो कंटिन्यू करती रहती है। ठीक है, तो वो चीज जो है उस टाइम पे पहली बार हुई, तो उससे क्या हुआ, पहला सिंगल सेल एनिमल बना। दे आर एबल टू कन्वर्ट इन एनिमेट थिंग्स इनटू एनिमेट थिंग्स यानी जो इन एनिमेट यानी प्लांट्स वाली चीजें थी वो धीरे धीरे एनिमल्स की फॉर्म में लेने लग चली गई, क्योंकि सिंगल सेल बन गया, उससे फिर डबल सेल, तो इससे सेल का फॉर्मेशन हुआ और एनिमल्स का भी फॉर्मेशन हुआ। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड अराउंड 3000 मिलियन ईयर्स अगो, पहली बार लाइफ जनरेट हुई, और द लाइफ बिगेन द अर्थ इज 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है,
3800 मिलियन ईयर्स को पहले लाइफ हमारी फॉर्म अर्थ पे। ठीक है, ये हमारे एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे 3 एरा हैं, हमारा प्रोटोजोइक है, लेटर सॉरी 4 है, लेटर प्रोटोजोइक, ठीक है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, ये एराज है और इसके अंदर हमारे कुछ पीरियड्स हैं जैसे कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, मिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, परमियन, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, यानी ये जो हमारा जो सेनोजोइक है, क्वाटरनरी, टर्शियरी हमारा सबसे रिसेंट का है। ठीक है, कैम्ब्रियन के हमारे अंदर हम पहले तो हमारे लेटर प्रोटोजोइक में क्या हुआ कि स्केलेटल एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, सॉफ्ट बॉडीड मेटाजोन्स, एनिमल्स के ट्रेसेस मिले। ठीक है उसके बाद हमारा कार्बोनिफेरस, ये हमारा कार्बोनिफेरस सॉरी पैलेजोइक के अंदर हमारा पहले कैम्ब्रियन था, यहाँ पे फर्स्ट फिशेस थी, फिर ऑर्डोविशियन में सडन डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ठीक है, फिर सिलूरियन में वस्कुलर प्लांट्स आए, यानी जिनके मतलब वस्कुलर प्लांट्स मतलब जिनकी ब्रांचेस होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। डेवोनियन आए, फर्स्ट एम्फिबियंस, डॉट फिशेस, डाइवर्सिटी, मतलब याद करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आइडिया होना चाहिए। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ, ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमारा ये ट्रायसिक, जुरासिक तो पता है कि डायनासोर्स का फॉर्मेशन था। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड जो हमारा था, यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया डायनासोर्स का, और फर्स्ट प्राइमेट्स हमारे आए। ठीक है, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आए। टर्शरी के अंदर हमारी मैमल्स की जो डाइवर्सिटी थी वो इंक्रीज हुई। ठीक है, जो हम लोग मैमल्स हैं इनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ टर्शरी में। क्वाटरनरी पीरियड में इवोल्यूशन हुआ ह्यूमस का। ठीक है, इसके बाद हमारा होलोसीन, प्लीस्टोसीन होलोसीन आता है, और फिर उसके बाद एंथ्रोपोसीन आता है। ठीक है, एंथ्रोपोसीन हमारा करंट सिचुएशन है, जब हम हमारा होमोसेपियंस सेपियंस जो है हम रह रहे हैं। ठीक है, और हम अपने स्टेज को एंथ्रोपोसीन कहते हैं, और ये कंसिस्ट करती है होलोसीन के अंदर भी। ठीक है, तो आई होप हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एन ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करना। ठीक है, हम आपके डाउट्स लेंगे और जो भी आपका है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।